से एक वीडियो लेकर आई हूँ। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में, आरंभ कैसे हुआ, निर्वाह के तरीके क्या थे, कृषि में कौन कौन से वो उपकरण यूज करते थे, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आगे के क्रम में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा जो शहर था मोहनजोदड़ो, उसके बारे में। मोहनजोदड़ो का नाम मोहनजोदड़ो क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक तर्क है, क्योंकि यहाँ पर मृतकों को एक टीला मिला है, यानी एक बहुत बड़ी संख्या में कब्रगाह मिली है जहाँ नरकंकाल मिले हैं, दफनाए गए जाने के सबूत मिले हैं, तो इसीलिए इसको मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसीलिए इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा शहर था, जैसे हम आज के अपने भारत के शहरों में दिल्ली बॉम्बे की तुलना कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े महानगर है, उस तरह का सिंधु सभ्यता का एक बड़ा एक शहर था। आम और शहरों के मुकाबले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बड़े शहर थे, विकसित शहर थे। यहाँ काफ़ी संख्या में उद्योग वगैरह इन सब का काम चलता था, तो इनको हम कहते हैं कि बड़ा शहर। ठीक है, अब ये दो भागों में बटा हुआ था, हालांकि ऐसे नहीं थे जैसे अभी है, लेकिन तुलना उसी से कर सकते हैं, उस सभ्यता उस संस्कृति के ये बड़े महानगर थे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो विकास था वो कैसे हुआ, कैसे संरचनाएं थी, क्या क्या था। तो सबसे पहले देखो, ये दो भागों में विभाजित था, है? एक दुर्ग और निचला शहर के नाम से जानते हैं। दुर्ग वो था जो एक ऊंची संरचना थी, छोटी किंतु ऊंची संरचना थी, और एक बाउंड्री से ये घिरी हुई थी। दूसरा जो पार्ट था वो था निचला शहर। निचला शहर मतलब नीचे बस्ती बनी थी, बहुत बड़ी संख्या में बड़ा था, और ऐसा माना जाता है कि जो दुर्ग था वो कुछ विशिष्ट लोगों के लिए होगा और जो बस्ती थी नीचे वो आम जन के लिए होगी। तो दोनों को ऐसे बांट दिया था बीच की बाउंड्री ने, चूंकि दुर्ग को बाउंड्री ने कवर किया था, तो उससे वो निचले शहर से अलग होता था। ठीक है, आइए जानते हैं इसकी और संरचनाओं के बारे में कि क्या था। तो जो दुर्ग था वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ था, इसीलिए वो ऊंचाई पर था, क्योंकि कच्ची ईंटें जो थी जो धूप में सुखाकर बनाई जाती हैं उन पर बना हुआ था, इसलिए उसकी जो संरचना थी वो ऊंची थी, है ना, और बाउंड्री से परकोटे से उसको अलग कर दिया गया था। और जो निचला शहर था वो भी चबूतरे पर, वहाँ भी चबूतरे पर भवनों का निर्माण होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे यहाँ वर्तमान में नींव खोदकर ऊंचाई देकर जैसे नई मकान बनाए जाते हैं, आज भी बनाए जाते हैं, पिलर पर बनाते तो पहले उनका एक बेस अच्छा ऊंचा तैयार कर लेते हैं। ऐसे ही उस समय नींव के लिए कुछ नहीं था तो ऊंचे चबूतरे बनाते थे वो, तो ये मिट्टी के चबूतरे के ऊपर निचला शहर सारे मकान बनाए गए, और ऐसा माना जाता है कि पहले उस शहर का नियोजन किया गया, चबूतरे बनाए गए, नालियाँ बनाई गई, और उसके बाद जो है मकानों का निर्माण किया गया, ऐसा लगता है। तो चबूतरे का निर्माण इतना विशाल था, ऐसे लगता है कि अगर हम मान लें कि एक श्रमिक जो है एक दिन में 1 घन मीटर मिट्टी खोदता है, तो करीब 40 लाख जो श्रम दिवसों की संख्या उसमें लगी होगी, यानी बहुत बड़ी संख्या में श्रम लगा होगा उसको बनाने में, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो निचला शहर भी उस पर बना था, चबूतरों के ऊपर मकान बनाए जाते थे, और जो ईंटों का प्रयोग था वो 2 तरह की ईंटें थी। हमने देखा ना, ईंट मन के अस्थियाँ, कैसे हम जानेंगे, तो ये ईंटों का ही अध्ययन हम इसके अंतर्गत कर रहे हैं कि ईंटें कैसी थी। तो ईंटें थी कच्ची और पक्की। कच्ची ईंटें यानी धूप में सुखाकर, और पकाकर यानी आग में पकाकर, 2 तरह की ईंटें मिली हैं, इनको प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, ईंटें निश्चित अनुपात में होती थी, यानी उनकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो ऊंचाई की अपेक्षा ज़्यादा होती थी। ठीक है, निश्चित अनुपात था उनका। फिर अगला जो है नालों का निर्माण, अगला हम पढ़ेंगे नालों का निर्माण, यानी उस समय अगर सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषता देखिए, विशिष्टता हमें समझ में आती है, तो वो है वहाँ का नियोजन, नगर नियोजन, यानी वहाँ सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, जल निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी कि जल भराव की समस्या नहीं थी वहाँ पर। तो आज वर्तमान में नहीं, आधुनिक युग में आकर भी वो जो कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, सारा सीवर लाइन वगैरह, वहाँ ये सब उनके स्तर पर पहले भी था, यानी कितनी विकसित सभ्यता थी इसका अनुमान हमें इससे लगता है। तो जो नालों का निर्माण था वो निचले शहर में सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था, ग्रिड में बनाया गया था, और लगभग ये सड़कें और गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना। और पहले नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया था, फिर आवाज, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पहले नाली और गली बना ली गई थी, उसके बाद मकानों का निर्माण। अब ये क्या इंगित करता है कि तो वर्तमान में जो नई नई कॉलोनीज बन रही हैं, बड़ी टाउनशिप बनती हैं, तो उसमें यही होता है ना, पहले सड़कें बनाई जाती हैं, निकासी ड्रेनेज सिस्टम करा जाता है, फिर उस पर मकान का निर्माण होता है, लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ, फिर उस पर प्लॉट काटे जाते हैं और मकान बनाया जाता है। तो जस्ट वो चीज़ उस समय भी थी, इस प्रकार से नालियाँ और गलियाँ बनी थी कि ये समझ में आता है कि पहले इनका नियोजन किया गया होगा, फिर मकान बनाए गए होंगे। ठीक है, और घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए घर की एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था, यानी
गली में निकलता था नाली के माध्यम से, तो उसके लिए दीवार से सटा के एक नाली बनाई जाती थी। तो घर की दीवार का उससे गली से सटा होना आवश्यक था, क्योंकि तभी उससे पानी निकलता था। तो ये व्यवस्था थी, यानी जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था थी उस समय पर। और आगे हम देखते हैं गृह स्थापत्य। गृह स्थापत्य की हम बात करते हैं, कैसे मकान जो बने थे वो कैसे बने थे। जैसे होता है ना कि कैसे कैसे भवन उनका निर्माण, तो उस समय की अपेक्षा जो इतनी 2500 BC की बात हम कर रहे हैं, 2600-2500 BC की, उस समय इतनी उन्नत व्यवस्था होना अपने आप में एक बड़ी बात है ना। तो अगला जो हमारा बिंदु है वो है स्थापत्य, यानी मकान कैसे बने थे। तो स्थापत्य की हम बात करते हैं, गृह स्थापत्य 3.2 गृह स्थापत्य। तो ये कैसा था, यहाँ पर जो मकान है वो एक आंगन पर केंद्रित थे, आंगन पर केंद्रित है ना। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, यानी इसके चारों ओर कमरे बने होते थे, है ना। आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि खाना पकाने के लिए या जो सूत काटते हैं उसके लिए इस आंगन का प्रयोग होता था। और धूप के, खासकर गर्मी के मौसम में, सूखे मौसम में इस आंगन का प्रयोग वो लोग करते थे खाना बनाने के लिए और सूत कताई के लिए, है ना। इस व्यवस्था में एकांत को भी बहुत महत्व दिया गया है इन्होंने, है ना। और मकान इस तरह से बने होते थे, चारों तरफ कमरे तो होते ही थे, साथ ही इस तरह से बनाया जाता था कि यहाँ पर भूमि तल पर की जो दीवारें थी उन पर खिड़की नहीं थी। भूमि तल की दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसका क्या अर्थ है, कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी या सुरक्षा की दृष्टि से है ना। खिड़कियां अगर भूमि तल पर नीचे होंगी तो सुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है उस समय वो लोहे का उतना आविष्कार नहीं हुआ जो आजकल हम बड़ी बड़ी जालियां लगा के खिड़कियां बना लेते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उस समय ऐसा कुछ नहीं होगी व्यवस्था, इसीलिए उन्होंने भूमि तल पर यानी ग्राउंड फ्लोर पर कोई खिड़की नहीं रखी थी। सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है या प्राइवेसी की दृष्टि से हो सकता है, मजबूती की दृष्टि से, है ना। और सेकंड है इसका वो ये है कि मुख्य द्वार से आंगन या अंदर का भाग नहीं दिखाई देता था, अंदर का भाग नहीं दिखता था। यानी इसका क्या अर्थ हुआ कि मकान को इस तरह से बनाया जाता था कि जो मेन गेट है उससे अंदर का आंगन न दिखे, बीच में एक दीवार होती थी। मकान के दरवाजे ऐसे बनाए जाते थे कि सीधा ये नहीं कि एक के ऊपर एक जैसे बाहर का सब कुछ दिख रहा है, कोई बाहर से गली में खड़े होकर अंदर तक पूरा देख रहा है, ऐसे नहीं बनते थे। इस तरह से बनाए जाते थे कि आंगन नहीं दिखता था, क्योंकि आंगन में ज़्यादा गतिविधियाँ होती थी, महिलाएं खाना पकाती हैं जो भी, है ना। और उसी तरह से अंदर का भाग नहीं दिखाई दे जाता था, तो इस तरह से बनाया जाता था, है ना उसको। और दूसरा एक चीज़ और थी इसमें कि सीढ़ियाँ मिली हैं कई जगह पर दूसरे तल पर जाने के लिए, यानी और भी मंजिलें बनाई जाती थी दूसरे तल पर जाने के लिए। सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है, यानी कितना डेवलप था। और उसके अलावा हर घर में एक स्नानागार था, यानी बाथरूम था, स्नानागार था जो ईंटों से, जिन पर ईंटें बिछाकर बनाया गया था, है ना। हर घर में एक स्नानागार होता था और जिसकी ईंटों के फर्श से बना होता था, है ना, और जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों में मिली थी। स्नानागार होता था जो ईंटें बिछाकर बनाया गया था, ईंटें बिछाकर, है ना। और इसकी नाली को दीवार के सहारे, यानी घर के दीवार के सहारे गली की नाली से मिला दिया जाता था, यानी बाहर पानी निकालने की व्यवस्था थी, गली की नाली से मिला दिया जाता था, यानी घर के जल के गंदे जल के निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, मिला दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा हर घर में एक कुआं भी होता था, लगभग हर घर में एक कुआं होता था, हालांकि जरूरी नहीं सभी में कुआं होता था। और एक ऐसी जगह बनाया जाता था, ऐसे कक्ष में बनाया जाता था जो बाहर की तरफ खुलता है ना, बाहरी कक्ष में, है ना। और जिसमें क्या है, आगंतुक जो होते थे यात्री वगैरह वो उसमें पानी पी सकते थे, भर सकते थे, इसलिए बाहरी कक्ष में बनाया जाता था,
ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो में करीब 700 कुएं थे, यानी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कुओं का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये उस समय की स्थापत्य व्यवस्था थी, यानी उस घर में आंगन जैसे कि हमारे आज भी बने होते हैं गांव में, देख लें आप पुराने, के बीच में आंगन है, चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। फिर लगभग मकान आज भी ऐसे बनाए जाते हैं कि मेन गेट से जो है अंदर की चीज़ें ना दिखाई, जैसे दीवार पर अलग गेट होता था उससे आप अंदर प्रवेश करोगे, है ना। और आप देखो बाथरूम भी था उनके पास, पानी के लिए कुआं भी था हर घर में, और सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए यानी छत भी थी और दूसरी मंजिल भी थी। तो कितना आधुनिक शैली थी। और जल निकासी की व्यवस्था देखो, आपके बाथरूम का पानी जो है एक दीवार के सहारे नाली होके और बाहर गली की नाली में मिला, और वो नाली जाके बड़े नाली में पहुंच जाती थी। कहने का ना एक उत्तम व्यवस्था थी सारी, और ये बहुत कौतूहल का विषय थी कि उस समय भी इतनी अच्छी व्यवस्था जो है उन्होंने नगर नियोजन किया हुआ था। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है दुर्ग के बारे में हम जानेंगे कि दुर्ग क्या था। ठीक है, तो दुर्ग में कुछ संरचनाएं मिली हैं, उसके बारे में हम जानेंगे कि इसका प्रयोग क्यों करते थे, किस संदर्भ में। हालांकि अनुमान ही है, कोई निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इन सब चीज़ों से हम जो है अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो आज हम दुर्ग के बारे में भी जानेंगे कि जो मोहनजोदड़ो में दुर्ग बनाना है उसकी क्या विशेषता है। तो अगला है हमारा 3.3 जो पॉइंट है दुर्ग। दुर्ग जैसे कि मैंने बताया कि एक ऊंची संरचना है जो कच्ची ईंटों के ऊपर बनाया गया है, और इसमें एक बड़ी संरचना मिली है माल गोदाम के रूप में, है ना। कई बड़ी संरचनाएं हैं यहाँ पर, बड़ी संरचनाएं मिली हैं, और यहाँ एक बड़ा माल गोदाम मिला है, बड़ा माल गोदाम टाइप का कुछ भी संरचना मिली है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि इसमें अन्न का स्टोर करते होंगे, अनाज का, है ऐसा संभवतः मिला है। और इसका जो निचला हिस्सा शेष रह गया है, निचले हिस्से की ईंटें कुछ शेष हैं, जो ईंटें कुछ लोग निकाल के भी लिए हैं, नीचे शेष हैं। ऊपरी हिस्सा जो संभवतः लकड़ी का बना था, जो संभवतः इसलिए संभावनाएं जताई जा सकती हैं, संभवतः लकड़ी का था, वो पहले ही नष्ट हो गया, लकड़ी का था, ये पहले ही नष्ट हो चुका है। तो अब ये माल गोदाम में सिर्फ जहाँ ईंटे प्रयोग है ना, वो हिस्सा बचा है, और इसे भी लोग बहुत निकाल के ले गए, पहले ही नष्ट हो चुका है ना। और इतनी बड़ी संरचना होने का ये अर्थ है कि जरूर कुछ सार्वजनिक उसके लिए इसको यूज करते होंगे। इसके अलावा वहाँ पर और क्या मिला है, एक स्नानागार है, विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, और ये इतना बड़ा है कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है इसका यूज जरूर पर्सनल तो नहीं करते होंगे, किसी सार्वजनिक कुछ आयोजन करते होंगे जिस पर यहाँ सब लोग नहाने के लिए इकट्ठे होते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ना। जलाशय जो है वो आयताकार है। जलाशय कैसे बना है, एक आंगन में बना है, एक विशाल आंगन में ना, आंगन में आयताकार बना है, आयताकार, ठीक है, आयताकार बना हुआ है। और जो है इसमें चारों ओर से गलियारे से घिरा है, चारों ओर से गलियारे से घिरा है, गलियारा है ना, गलियारा बनाया गया था, गलियारे से घिरा हुआ है। घिरा हुआ है गलियारे से। और उसके अलावा और क्या है इसमें, इसकी विशेषता क्या है, जलाशय तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं, जलाशय में, जलाशय तक नीचे जाने के लिए, इसके उत्तर और दक्षिण में, उत्तर एवं दक्षिण में जो है सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां बनी हुई है बाकायदा, सीढ़ियों से अंदर उतरते होंगे, उसकी सब साफ सफाई करते होंगे ना, सीढ़ियां हैं। और इसके चारों ओर क्या किया है, ईंटें बिछाकर
जिप्सम से फिक्स किया है, जिप्सम जो है ना, जिप्सम के गारे से, जिप्सम से चिपकाया गया है, यानी उनके किनारों पे, जिससे मिट्टी ना ढहे। ऐसे ना किनारे अगर नहीं उनको सेट करेंगे तो मिट्टी अंदर भरती रहेगी, तो उसके किनारे को ईंटें बिछा के जिप्सम से सेट, जैसे हमारे यहाँ भी ना सीमेंटेड कर देते हैं उसको, ईंट और सीमेंट को लगा, वैसे ही चिपकाया गया है ना, यानी इनके किनारे पे। और फिर उसके बाद उसमें जल भराव किया गया उसके बाद, है ना। और उसके बाद साथ ही क्या है, उसमें 3 और कक्ष हैं इसमें, इस जलाशय के 3 और कक्ष हैं, 3 और कक्ष बने हैं। और एक कक्ष में जो है कुआं है, एक कक्ष में क्या बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, इससे संभवतः यहाँ पानी लाते होंगे। यानी 3 ओर से उसमें कमरे बनाए गए, बीच में एक आंगन में जलाशय है, जलाशय में जो ईंटें चिपकाई गई है जिप्सम के सहारे से, और फिर उसमें पानी भरने की व्यवस्था की गई। और सीढ़ियाँ भी बनी है नीचे जाने के लिए, जलाशय में उतरने के लिए, कभी हो सकता है साफ सफाई भी करनी हो तो उसके बाद उसमें पानी भरे। और उसकी निकासी के लिए भी गलियारे के सहारे बाहर पानी निकासी की व्यवस्था है, इसका पानी बाहर निकालने की भी पर्याप्त व्यवस्था इन्होंने कर रखी थी, ठीक है। और इसके अलावा और जो संरचनाएं इसमें मिली हैं, एक तो ये स्नानागार हो गया विशाल और दुर्ग में, और माल गोदाम हो गया। उसके अलावा कुछ अन्य छोटी संरचनाएं हैं। एक अन्य संरचना है जो छोटी है अपेक्षाकृत, है ना, और वो क्या है, यहाँ 8 बाथरूम मिले हैं, 8 स्नानागार हैं, 8 स्नानागार हैं, ठीक है। और वो कैसे बने हुए हैं 8 स्नानागार, उत्तर में, जो जलाशय के उत्तर में एक गली गई थी और उस गली में जाकर 8 स्नानागार हैं, है ना। और वो 8वां स्नानागार जो है हालांकि छोटा है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है, एक गली के दूसरी ओर, एक गलियारे के दोनों ओर हैं, 4-4 गलियारे के दोनों ओर, गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने, है ना, बने। तो इस तरह से यानी 8 बाथरूम वहाँ बने हैं। उस जलाशय के बाद उत्तर में जाके गली में, गली है, गली के इस तरफ 4 बाथरूम, इस तरफ 4 बाथरूम, कुओं की पर्याप्त व्यवस्था थी। तो ये सब चीज़ें उस समय की उत्तम व्यवस्था, और चूँकि ये इसकी विशालता जो है वो ये इंगित करती है कि जरूर जो है यहाँ पर एक विशिष्ट आयोजन के लिए इसका उपयोग करते होंगे ना। इसकी विशाल संरचनाओं के कारण कहा जा सकता है कि किसी प्रकार के विशिष्ट अनुष्ठान के लिए, किसी विशिष्ट अनुष्ठान के लिए, अनुष्ठान के लिए इसका उपयोग होता होगा, इसका उपयोग होता होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना।